सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कवर करेंगे अपना मिडाइवल हिस्ट्री से सेशन नंबर 8, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 176 टू 200 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 176, द ओनली हिंदू कॉटियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन कि दीन इलाही क्या था। दीन इलाही वॉज दी रिलीजन। ठीक है, ये एक नया रिलीजन था जो कि किसने स्टार्ट किया था? मुगल एम्परर अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, किस लिए स्टार्ट किया था, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो एक यूनिवर्सल फेथ लाने के लिए, ठीक है, एक यूनिवर्सल फेथ लाने के लिए अकबर ने ये नया रिलीजन स्टार्ट किया था। कौन सा? दीन इलाही। तो इसको सिर्फ एक ही हिंदू कॉटियर ने फॉलो किया था अकबर के, वो कौन था? इट वॉज बीरबल। ठीक है, तो बीरबल ने फॉलो किया था। और बीरबल कौन था? तो बीरबल वॉज द एडवाइसर ऑफ अकबर। ठीक है, ये इसका एडवाइसर था। ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इज क्रेडिटेड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली हिंदी सॉन्ग्स जो कंपोज होते थे वो एक ही मुगल एम्परर के टाइम में कंपोज होना शुरू हुए थे। तो ये कौन थे? अकबर। ठीक है, अकबर के टाइम पे। तो जैसे कि आपने अगर जोधा अकबर भी देखिए तो उसमें आपने देखा होगा कि ये अकबर ने क्या किया था, लाइक ये म्यूज़िक अपने कोर्ट में क्या करते थे, म्यूजिशियंस को बुलाते थे। ठीक है ना, और जैसे कि तानसेन इनके कोर्ट में थे म्यूजिशियन। ठीक है, तो एक म्यूजिशियन जो था, मतलब लाइक म्यूज़िक जो था वो इनके टाइम में स्प्रेड हुआ था। और स्पेशली हिंदी सॉन्ग्स वाला जो चीज़ है एक, कि हिंदी सॉन्ग्स किसके टाइम पे, कौन से मुगल एम्परर के टाइम पे सबसे ज़्यादा कंपोज हुए थे और स्प्रेड हुए थे, तो वो अकबर के टाइम पे कंपोज हुए थे। ठीक है, एंड और जो पर्सन जो इससे एसोसिएटेड हैं, जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अकबर के टाइम पे, जिन्होंने हिंदी सॉन्ग सबसे ज़्यादा कंपोज किए हैं, तो वो हैं मोहम्मद सली। ठीक है, मोहम्मद सली वॉज द पर्सन हु इज़ क्रेडिटेड टू हैव कंपोज्ड मेनी नंबर ऑफ सॉन्ग्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ठीक है, तो अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा कंपोज किसने किया? मोहम्मद सली ने किए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 178, द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लेना अपने नोट्स में। सबसे पहले देख लेते हैं कि अकाल तख्त है क्या बेसिकली। तो जैसे कि ना सिखिज़्म में 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, जैसे हिंदुज़म में होता है ना 4 धाम की यात्रा। ठीक है, सिमिलरली सिखिज़्म में ये 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये 5 गुरुद्वारे हैं, 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, जिसमें से एक कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दैट इज़ हरमंदिर साहिब। ठीक है, जो कि क्या है? गोल्डन टेम्पल। ठीक है, हरमंदिर साहिब, और जो कि कौन सा है? गोल्डन टेम्पल। राइट, ये जो आप इमेज देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल की इमेज नहीं है। ठीक है, ये अकाल तख्त की इमेज है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ क्या है ये। सो सिखिज्म में क्या है? 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हरमंदिर साहिब, जो कि कौन सा है? गोल्डन टेम्पल। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब है क्या, जैसे कि आपने हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडाइवल में, कि टर्की में जो होता था, जैसे ये लोग आए थे, जब मोहम्मद गौरी आया था, तो टर्की में उस टाइम एक पोजीशन होती थी खलीफा की। ठीक है, टर्की में उस टाइम एक पोजीशन होती थी किसकी? खलीफा की। ठीक है, तो खलीफा की जैसे पोजीशन होती थी ना, खलीफा कौन होता था? तो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उसका जो हेड होता था, उसको जो हेड करता था, वो कौन होता था? खलीफा होता था, जो कि कहाँ पे रहता था? टर्की में रहता था। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी ना किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली जो सिख कम्युनिटी है, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है, दैट इज़ अकाल तख्त। ठीक है, अकाल तख्त क्या है? सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ठीक है, जितने भी जैसे खालसा के जितने भी ग्रुप्स हैं, तो उनको कौन हेड करता है? तो अकाल तख्त का जो उस टाइम पे जो अकाल तख्त पे बैठता है, बेसिकली जो इसका प्रेसिडेंट होता है उस टाइम पे, जो इसका हेड होता है, वो इन सब खालसा के जितने भी ग्रुप्स हैं इन सबको क्या करता है? लीड करता है। राइट, और जो करंटली जो हैं अकाल तख्त के जो हेड हैं करंटली, वो कौन है? ज्ञानी हरप्रीत सिंह। ठीक है, ज्ञानी हरप्रीत सिंह। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करंटली कौन है? ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो है वो अकाल तख्त के हेड हैं। ठीक है, और अकाल तख्त जो है वो किसने बिल्ड किया था, यानी कि ये पोजीशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये किसने बिल्ड करी थी? तो ये गुरु हरगोबिंद सिंह ने बिल्ड करी थी। राइट, और ये कहाँ पे है अकाल तख्त? ये पोजीशन है कहाँ पे? जैसे हमने देखा खलीफा कहाँ पे? टर्की में। तो अकाल तख्त की जो पोजीशन है ये कहाँ पे है?
ये जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, हरमंदिर साहिब जिसे बोलते हैं, उसके बिल्कुल सामने, यानी कि उसके बिल्कुल सामने आपने ये बिल्डिंग देखी होगी जो कि अकाल तख्त के नाम से जानी जाती है, राइट, जिसमें आप लोग ये पूरा फ्लैग देख रहे हैं। ये फ्लैग जो है ये अकाल तख्त का ही फ्लैग है, राइट, ये जो फ्लैग है ये अकाल तख्त का फ्लैग है। और इसी बिल्डिंग में जो है वो आपके जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह है वो बैठते हैं, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो किसकी है, ज्ञानी हरप्रीत सिंह। यानी जितना भी सिखिज्म से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेने हैं, जो कुछ भी करना है, वो कौन लेगा, ज्ञानी हरप्रीत सिंह, इनकी गाइडेंस में लिए जाएंगे, राइट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसमें, सिखिज्म में, जिसका नाम क्या है, अकाल तख्त, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। गुरु रामदास जी ने क्या बिल्ड करा था, तो इन्होंने गोल्डन टेम्पल बिल्ड किया था, जो कि जिसकी हम बात कर ही रहे हैं अभी, ठीक है। तो इन्होंने गोल्डन टेम्पल बिल्ड किया था, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक जी कौन है, तो ये फाउंडर हैं सिखिज्म के। और खालसा किसने फाउंड किया था, तो खालसा फाउंड किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने क्या फाउंड किया था, खालसा कब फाउंड किया था, 1699 में, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी और आपने नोट डाउन कर रखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 179, हु वॉज द रेजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कौन था अकबर का रेजेंट, तो इट वॉज बैराम खान, ठीक है, जिसने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ा था, किसके साथ, हेमू के साथ, ठीक है। और जिसमें इसके हेमू की डिफीट हुई थी और बैराम खान यानी कि अकबर की साइड की क्या हुई थी, विक्ट्री हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान। तो बलबन जो था ये किसका प्राइम मिनिस्टर था, तो इट वॉज नासिरुद्दीन, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद का ये क्या था, प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। उसके बाद ये खुद ही सुल्तान बन गया था बलबन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, हुमायूं हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था। बाबर ने रूल किया था 1526 से 1530 तक, ठीक है। उसके बाद बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। उसके बाद हुमायूं आया, तो इसने 1530 से लेकर ना 1540 तक तो इसने इंडिया में रूल किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सूरी का अटैक हुआ, ठीक है। शेर शाह सूरी ने अटैक किया इस पे, हुमायूं पे, और इसने इसको हरा दिया था, ठीक है। तो इसने एक्चुअली इसके साथ 2 बैटल्स लड़े थे, पहले वाले में हार गया था, दूसरे में भी हार गया था। उसके बाद फिर इसको भागना पड़ा था, कहाँ से, इंडिया छोड़ के, ठीक है। तो हुमायूं 1540 से 1555 तक इंडिया में नहीं था, इंडिया से बाहर रह रहा था, ठीक है। फिर ये 1555 में आता है, जब इसको पता चला कि अब शेर शाह सूरी कमज़ोर होता जा रहा है, तो फिर ये 1555 में आता है, और देन फाइनली किसी तरीके से इसको हरा देता है हुमायूं उसको, शेर शाह सूरी को, और शेर शाह सूरी शायद यहाँ से चला जाता है, कुछ इस तरह का इंसिडेंट है, राइट। उसके बाद ये फिर दोबारा यानी कि स्टार्ट करता है कि इसको मुगल एम्पायर को, ठीक है। उसके बाद फिर इसका बेटा अकबर यहाँ पे रूल करता है, ठीक है। क्लियर हो इतना बात। तो पहले बाबर आता है, फिर बाबर के बाद हुमायूं आता है, ठीक है। तो हुमायूं कौन से बैटल में डिफीट मिलती है हुमायूं को, ठीक है, किससे, शेर शाह सूरी से। तो इट वॉज बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, जो कि कब लड़ा गया था, 1540 में लड़ा गया था। उसके बाद ये इसको यहाँ से जाना पड़ा था, किसको, हुमायूं को, ठीक है। अब ये हुमायूं हार चुका था और उसके बाद फिर इसको यहाँ से चला गया था। तो 1540 में लड़ा गया था बैटल ऑफ कन्नौज, या फिर इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा। किस किस के बीच में लड़े गए हैं, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, ठीक है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया है बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ चौसा 1540 में, जो कि हुमायूं जिसमें डिफीट होता है और इसको विक्ट्री मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, कृष्णदेव राय बिल्ट कृष्ण स्वामी टेम्पल इन हम्पी। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम्पी में कृष्ण स्वामी टेम्पल किसने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने बनवाया, राइट। और ये पूछ रहा है कहाँ पे है, तो हम्पी इज इन कर्नाटका, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट दिल्ली सुल्तान, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का बात कर रही है, तो लास्ट दिल्ली सुल्तान कौन था, काफ़ी बार डिस्कस किया, इब्राहिम लोदी था, ठीक है। इसने कौन सा बैटल लड़ा था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसने लड़ा था, ठीक है। कब लड़ा था, 1526 में लड़ा था। किस किस के साथ, मतलब किसने लड़ा था इस बैटल में, एक तो इब्राहिम लोदी खुद था ही, और दूसरा कौन था, बाबर, ठीक है। इब्राहिम लोदी इस बैटल में हार गया था, बाबर जीत गया था। तो इसी के बाद से फिर बाबर ने क्या, मुगल एम्पायर का सेटअप किया था, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन कब हुआ था, 1191 में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था ये, ठीक है। फर्स्ट बैटल में कौन जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हारा था। लेकिन सेकंड बैटल में जो कि 1192 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है।
तो इसमें हमसे फर्स्ट बैटल के बारे में पूछ रहा है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, तो उसमें किसको डिफीट किया था, तो ऑब्वियसली मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, बाबर वॉज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय, ठीक है, यानी ये क्या पूछ रहा है कि बाबर के बाद मुगल थ्रोन पे कौन आया था। तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन कहाँ से है, आपके सीरीज से है, यानी उसी एक हायरार्की से है, मुगल एम्परर की, ठीक है, मुगल एम्पायर की हायरार्की से ये क्वेश्चन है। तो आपको पूरी हायरार्की याद है या नहीं है, ठीक है, नहीं है तो अभी कर लो। इसको हमने कैसे याद किया था, भज सा, ठीक है, भज सा ऐसे याद किया था इसको हमने। तो फर्स्ट कौन है, बी से यानी कि बाबर, एच से आपका हुमायूं, हुमायूं इसको लिखते जाना साथ साथ, ए से है अकबर, जे से जहांगीर, एस से आपका शाहजहां, और लास्ट ए से आपका औरंगजेब, ठीक है। तो ये आपको पूरी हायरार्की याद रखनी है। अब इसमें हमसे पूछा क्या, बाबर को किसने सक्सीड किया, ठीक है, बाबर को किसने सक्सीड किया, ऑब्वियसली हुमायूं ने सक्सीड किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, बाबर को किसने सक्सीड किया, हुमायूं ने सक्सीड किया, ठीक है, याद रखना है भज सा, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और देन आपका औरंगजेब, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत रंगिनी वॉज रिटन बाय, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट एक लिटरेचर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो रजत रंगिनी किसने लिखा है, तो ये इसका आंसर है कल्हाना। कल्हाना कौन था, ये एक कश्मीरी पोएट था, ठीक है, ये एक कश्मीरी पोएट था जिसने अपनी इस बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है, तो जितने भी कश्मीर के रूलर थे, ठीक है, कश्मीर के रूलर थे उन सब के बारे में इसने अपनी इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रजत रंगिनी जो है वो किसने लिखी है, कल्हाना ने लिखी है। और इस बुक में इसने क्या चीज़ लिखी है, तो इसमें कश्मीर रूलर्स के बारे में इसने एक्सप्लेन किया है, राइट, उनके बारे में उनकी जर्नी पूरी इसमें बताई गई है, किसमें, रजत रंगिनी बुक किसने लिखी है, कल्हाना ने लिखी है, और ये कौन था, कश्मीरी पोएट था, ठीक है, याद रखनी है सब बातें और इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड अलेक्जेंडर किसने खुद को ही कहा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है, खुद को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। तो वेस्को द गामा जो था उसने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था, और कब किया था, 1498 में डिस्कवर किया था, क्लियर है इतना बात। तो ये अपना यहाँ से होते हुए साउथ अफ्रीका के केप ऑफ होप तक आया, फिर उसके बाद ये इंडिया लैंड करा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया का, इंडिया तक, और 1498 में इसने डिस्कवर किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, Which one of the following monuments in Delhi is not included as the World Heritage Site, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। रेड फोर्ट को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था वो 2007 में डाला गया था, हुमायूं टॉम को 1993 में, एंड कुतुब मीनार को भी 1993 में। उसके बाद जंतर मंतर 2 हैं, ठीक है, एक तो जयपुर में, जयपुर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहले बना था और उसकी कॉपी बेसिकली दिल्ली वाला बना रखी है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो एक्चुअल वाला जो जंतर मंतर है वो कौन सा, जयपुर वाला ही है, ठीक है। तो जो जयपुर में जंतर मंतर है ना उसको डाला गया था 2010 में, ठीक है, उसको 2010 में डाला गया था, ठीक है, क्लियर है इतना। तो जंतर मंतर जो जयपुर में उसको डाला गया था जिसमें 2010 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको बनाया गया था, ठीक है। और वो जंतर मंतर जो जयपुर में वो किसने बनवाया था, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किसने करवाया, तो सवाई जय सिंह, राजा कौन थे उस टाइम, सवाई जय सिंह ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया, जिनका और जंतर मंतर जहाँ पे बना हुआ है उसी के सामने इनका जो था वो फोर्ट था, ठीक है, राजा सवाई जय सिंह का फोर्ट कहाँ पे था, बिल्कुल जंतर मंतर के सामने ही था। और जो जहाँ पे इनका वो था, ठीक है, मतलब जैसे ये कुछ इस तरीके से बना हुआ, जैसे यहाँ पे सपोज इनका फोर्ट है तो उसके राइट साइड में आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा, और बिल्कुल इनके जो सामने है, ठीक है, जो बिल्कुल इनके घर के जो सामने यानी इनके फोर्ट के बिल्कुल जो सामने है वो एक टेम्पल है, बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है जयपुर में, ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं, गोविंद देव जी का टेम्पल है, ठीक है, गोविंद देव जी का टेम्पल है। और वो कहाँ पे है, बिल्कुल इन्होंने सवाई जय सिंह ने अपने बिल्कुल मतलब अपने जो रूम था इनका, जो बेडरूम था उनके बिल्कुल सामने से इनको भगवान के दर्शन हो सके, तो इसलिए इन्होंने वो टेम्पल बनवाया था, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि गोविंद देव जी का जो टेम्पल है बहुत फेमस टेम्पल है जयपुर में। तो बेसिकली आज भी लोग यहाँ पे गोविंद देव जी जो हैं, जो लॉर्ड कृष्णा के एक फॉर्म है, ठीक है, इनको ही क्या मानता है यहाँ का जयपुर का राजा, इनको ही मानते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी अगर यहाँ से गुजरता है, यहाँ से सामने से
कोई अगर व्हीकल पे अपना चल रहा है लाइक स्कूटर पे, बाइक पे, तो वो क्या करते हैं, वो स्कूटर से उतर जाते हैं और फिर चलते हैं। मतलब अभी तक वो मतलब जो है वो काफ़ी रिस्पेक्ट यहाँ पे शो करते हैं, वो इन्हीं को ही अपना यहाँ पे जयपुर में राजा मानते हैं अभी तक भी लोग, ठीक है। तो ये किसने बनवाया है, गोविंद देव जी का जो टेम्पल है वो भी सवाई जय सिंह ने बनवाया है, और जो जंतर मंतर है वो भी सवाई जय सिंह ने ही बनवाया था, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, ठीक है। तो जो भगवत गीता है उसको ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में किसने, दारा शिकोह ने। और एक बात और याद रखने की, दारा शिकोह ने और क्या ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में, तो इसने उपनिषद जो थे, उपनिषद जो होते हैं उनको भी ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है। ये बेसिस होते हैं हिंदुज़म का, ठीक है। उपनिषद जो है वो इसमें जितने भी जैसे आपके वेदा में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे वो सब चीज़ें डिस्कस होती हैं उपनिषद्स में, ठीक है। तो ये बेसिस होता है हिंदुज़म का, इसमें सब कुछ जितने भी चीज़ें होती हैं हिंदुज़म से रिलेटेड वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन ऑलरेडी की जा चुकी हैं, ठीक है। सो उपनिषद्स को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में किसने, दारा शिकोह ने। और भगवत गीता को भी ट्रांसलेट करवाया था किसमें, पर्शियन में, दारा शिकोह ने, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ें और याद रखनी है, महाभारत और रामायण को भी ट्रांसलेट करवाया गया था पर्शियन में, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने में, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है। और ये जानना चाहते थे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और अच्छी बात है कि अगर स्क्रिप्चर्स में जाने की कोशिश करें तो इट इज़ अ गुड थिंग। तो महाभारत और रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था, ठीक है, अकबर के टाइम पे, ठीक है, अकबर के टाइम पे ट्रांसलेट करवाया गया था। और किस पर्सन ने किया था, तो वो था अब्दुल कादिर बदाऊनी, ठीक है। तो बदाऊनी ने इसको उसमें किया था, ट्रांसलेट किया था किसको, महाभारत और रामायण को किसने और ये अकबर के टाइम पे किया था, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। क्या क्या याद रखना है कि गीता और उपनिषद को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में किसने, दारा शिकोह ने। और दारा शिकोह कौन था, तो ये शाहजहाँ का बेटा था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। दारा शिकोह शाहजहाँ का बेटा था जिसने उपनिषद और भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। और महाभारत और रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किसने करा था, तो ये अब्दुल कादिर बदाऊनी, ठीक है, बदाऊनी के नाम से इसको जानते हैं। तो बदाऊनी ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा था, और ये किसके टाइम पे किया था, अकबर के टाइम पे किया था। क्लियर है। इतनी ये तीन चार चीज़ें याद रखनी है और इसको लिख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191, राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया इसको भी कि महाराणा प्रताप सिंह जो थे उनको डिफीट किया था किसने, अकबर ने। कौन सा बैटल में, तो इट वॉज बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक द सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा कि महमूद ऑफ गजनी जो है वो, तो ही इज़ रिलेटेड टू द अटैक्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। तो इसने अटैक किए थे सोमनाथ टेम्पल पे, काफ़ी बार इसने अटैक किया है सोमनाथ टेम्पल पे, ठीक है। और वहाँ से जितना भी गोल्ड था और बाकी चीज़ें थी वो सब इसने प्लंडर किया था, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल से कौन एसोसिएटेड है, महमूद ऑफ गजनी एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्किटेक्चर से, इसको भी लिख लेना। सन टेम्पल एट कोणार्क, तो ये कहाँ पे है, ओडिशा में है ऑब्वियसली, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से कि ये सन टेम्पल किसने बनवाया था, तो ये नरसिम्हदेव वन ने बनवाया था, नरसिम्हदेव वन ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। तो सन टेम्पल कहाँ पे है, कोणार्क में है, कोणार्क में कहाँ पे, ओडिशा में है, ठीक है। और ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो नरसिम्हदेव वन ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ, ठीक है। तो अभी हमने देखा था फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, अब ये बात कर रहे हैं सेकंड बैटल ऑफ तरेन की, ठीक है। तो कहाँ पे डिफीट हुआ था, तरेन में डिफीट हुआ था, 1192 AD में डिफीट हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, द फेमस बैटल ऑफ तलीकोट, ठीक है, वॉज फॉट इन, ठीक है। तो बैटल ऑफ तालीकोट जो था वो लड़ा गया था 1565 में, ठीक है। याद रखना बैटल ऑफ तालीकोट कब हुआ था, इसको भी लिख लेना बैटल्स में कि ये वाला बैटल कब हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोट हुआ था 1565 में। और किस किस के बीच में हुआ था, तो ये बहमानी किंगडम एंड आपका विजयनगर एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, इन दोनों के बीच में बैटल हुआ था, ठीक है। और बहमानी किंगडम का फाउंडर कौन था, तो इट वाज हसन गंगू, ठीक है, इसको भी याद रखना। हसन गंगू जो था वो बहमानी किंगडम का फाउंडर था। और विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे, ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले अपने एंशिएंट के बीवाई में। तो ये थे हरिहर एंड बुक्का,
ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन है, कृष्णदेव राय मत मार्क कर देना, क्योंकि प्रोमिनेंट रूलर कौन है विजयनगर एम्पायर के, कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय प्रोमिनेंट रूलर हैं किसके, विजयनगर एम्पायर के। लेकिन फाउंडर कौन है, तो हरिहर एंड बुक्का जो है वो फाउंडर हैं किसके, विजयनगर एम्पायर के। विजयनगर एम्पायर कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटका। ठीक है, आई होप ये आपको भी याद हो गया होगा। ठीक है, और हसन गंगू किसका फाउंडर है, तो ये बहमानी किंगडम का फाउंडर है कौन, हसन गंगू। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 196, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड औरंगजेब। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने भज सातक डिस्कस किया था ना, तो औरंगजेब के बाद उसको उसके बेटे ने, जो कि अराउंड 68 ईयर्स का था उस टाइम पे, 68 ईयर्स का था जब इसने सक्सीड किया था औरंगजेब को। ठीक है, तो ये कौन था, मुअज्जम था। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहादुर शाह, ये वही बहादुर शाह है कौन, जो कि किस में था, 1857 के रिवॉल्ट में था। राइट, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। 68 ईयर्स का था ये जब आया था, और इसका नाम क्या था, मुअज्जम। और ये ठीक है, ये किस नाम से जाना गया था, तो ये बहादुर शाह के नाम से जाना गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 197, बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट। ठीक है, तो पहली बात तो बीबी का मकबरा है क्या, तो ये टॉम्ब है किसका, औरंगजेब की वाइफ का, औरंगजेब की वाइफ का। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, और एक चीज़ और बताओ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और क्या है जो हमने एंशिएंट में डिस्कस किया था, तो आपकी अजंता एलोरा केव्स है। ठीक है, याद रखना, अजंता एंड एलोरा केव्स भी आपकी कहाँ पे है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो बीबी का मकबरा क्या था, बीबी का मकबरा इज द टॉम्ब ऑफ औरंगजेब्स वाइफ। ठीक है, और ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 198, वेयर डिड औरंगजेब डाई। ठीक है, अभी हमने इसकी वाइफ का मकबरा देखा, अब इसका मकबरा देखना है। तो औरंगजेब की डेथ कहाँ पे हुई थी, तो ये इसकी डेथ भी औरंगाबाद में ही हुई थी, महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा एक चीज़ में हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आ रहा हो कि बाकी जितने जो दिल्ली सुल्तान थे और मुगल एम्प्रेस थे, उन्होंने नॉर्दर्न रीजन में रूल किया था। ठीक है, मतलब कि दिल्ली और उसके आसपास। ठीक है, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन वाले रीजन्स में उन्होंने रूल किया था बेसिकली। ठीक है ना, दिल्ली सुल्तान और मुगल एम्प्रेस ने। फिर ये औरंगजेब नीचे कैसे आ गया, ठीक है, ये साउथ में कैसे आ गया, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार कि औरंगजेब का जो था ना, वो मराठा के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा इसका चलता था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वॉर्स इसके मराठास के साथ होते रहते थे। ठीक है, और हमने अभी एक लास्ट सीरीज़ में शायद देखा भी था कि इसने क्या किया था, शिवाजी के साथ इसने क्या किया था, शिवाजी के साथ जो छत्रपति शिवाजी थे उनके साथ इन्होंने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया था। राइट, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया, जिसमें क्या हुआ था कि जो शिवाजी के जितने भी जो पैलेसेस थे, फोर्ट्स थे, वो सब किसने सीड कर लिए थे, औरंगजेब ने सीड कर लिए थे। ठीक है, तो इसीलिए ही इसका जो जितना भी इसका रहने वहने का जो था औरंगजेब, वो कहाँ पे था, महाराष्ट्र में था। ठीक है, तो आपको ये और ज़्यादा समझ आ गया होगा कि ये नीचे कैसे है, मतलब औरंगाबाद अब आपको याद रह जाएगा कि औरंगाबाद में ही है, क्योंकि औरंगजेब ने कहाँ पे रूल किया था, महाराष्ट्र में रूल किया था। ठीक है, मराठास के साथ उसका काफ़ी चलता था, तो इसलिए फिर वो जब उसने शिवाजी को हरा दिया था बेसिकली, उसके बाद वो यहाँ पे नीचे मराठा आ गया था और वो यहीं पे रूल कर रहा था उसके बाद। ठीक है, क्लियर हो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफ और खलीफा। ठीक है, तो खलीफा आपको पता है कि खलीफा जो कि हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट है कहाँ पे, टर्की में, जो कि कौन होता है, तो ये मुस्लिम्स जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ये हेड होते हैं। ठीक है, और जो कि ये पोस्ट कहाँ पे, ये टर्की में है। ठीक है, खलीफा की पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिकॉग्निशन मिला था खलीफा से, ठीक है, वो किसको मिला था, इल्तुतमिश को मिला था, क्योंकि हमें पता है कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आए थे, तो ये टर्की से ही आए थे, है ना। तो टर्की से जब ये आए थे, तो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो ऐसे आके मोहम्मद गौरी के साथ आया, फिर वो यहाँ पे आके रुक गया था, उसने ऐसे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। बट जो इल्तुतमिश है ना, इसको एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि इसने इसका प्रॉपर कॉरोनेशन हुआ था, और प्रॉपर यही ना एक जैसे राजा की तरह ही आके बैठा था। ठीक है, तो प्रॉपर इसको खलीफा से रिकॉग्निशन मिला था कि आप जो है वो सुल्तान है। ठीक है, इसको कुछ नाम भी मिला था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमें याद करने के लिए। ठीक है, तो इसको खलीफा ने बेसिकली कुछ नाम दिया था। ठीक है, तो उसके बाद से इसने क्या किया, अपना रूल स्टार्ट किया कहाँ पे, इंडिया में आके। ठीक है, तो इसलिए यही इसको ही एक्चुअल फाउंडर बोलते हैं, तो इसको ही एक्चुअल फाउंडर बोलते हैं किसका, दिल्ली सुल्तान का। ठीक है,
क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो कभी भी अपने थ्रोन पे नहीं बैठा था, वो एक राजा की तरह नहीं बैठा था अपने थ्रोन पे, वो जस्ट संभाल रहा था इंडिया को, क्योंकि वो क्या था, एक स्लेव था, तो वो एक स्लेव की तरह ही लिव कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर है, जिसका कोरोनेशन हुआ और वो फाइनली एक अपने थ्रोन पे आके बैठा, तो वो इल्तुतमिश था, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है, किसका, दिल्ली सल्तनत का, यानी दिल्ली सल्तनत का इसको एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 200, वे सुल्तान रिसीव द रॉब ऑफ ऑनर फ्रॉम खलीफा, ठीक है। तो एक कौन है, इल्तुतमिश है, ठीक है। यानी कि इसको एक ऑनर मिला था इल्तुतमिश को, कि एक रिकॉग्निशन मिल गई थी कि हाँ ये इल्तुतमिश है, कुछ इस तरीके से करके। तो फिर इसकी जो थी वो फॉलोइंग ज़्यादा होने लग गई थी इंडिया में, ठीक है। बस यही रीज़न था इसका, कि रिकॉग्निशन लेना किससे, सुल्तान से, ठीक है। तो फिर इसको लोग ज़्यादा जानने लगे इल्तुतमिश को, किस में, इंडिया में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपने नोट्स में कुछ एडिशन किया हो, तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं edimo.in, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं एडिमो ऑफिशियल। यहाँ पे आपको जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं और जितने भी वीडियोस वगैरह आती हैं, तो उन सब के लिंक्स, पीडीएफ्स की लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इन सब के लिंक्स एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके इन सबको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।